नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है मुंबई से, बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहां पर कि आपको मालूम है कि 3 अलग अलग साइज के पहियों की सरकार है महाराष्ट्र में। शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे और उनके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों की ये मिलीजुली सरकार है। ये बाकी की 2 पार्टियां कुछ काम ऐसा कर बैठती है कि जिसके बाद जो किरकिरी हो जाती है उसका जो भी नतीजा है वो भोगना पड़ता है शिवसेना को। क्यों? क्योंकि उनके मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां सरकार चल रही है। तो ऐसी पूरी परिस्थिति है। इसके अंदर क्या है नहीं है, इस विषय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसकी हम आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक कृपया बने रहें ताकि आपको मालूम हो कि किस तरह का नया बखेड़ा खड़ा हो चुका है। आइए तो शुरू करते हैं ये आज का विषय। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार ने एक एफआईआर रजिस्टर किया था, यानी केस रजिस्टर किया था समीर वानखेड़े के खिलाफ। जी हाँ, वही जो डायरेक्टर थे नारकोटिक्स ब्यूरो के, एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, केंद्र सरकार के। और उनका जो एक बार का लाइसेंस है थाने क्षेत्र में, यानी नई मुंबई के इलाके में कहीं पर, उसे रद्द करने का भी आदेश दिया गया था। उसे चैलेंज कर दिया गया है, उसे चैलेंज कर दिया गया है। लेकिन वो कई सारे सूत्र और कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि जब से ये समीर वानखेड़े साहब ने जो बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ जंग शुरू की, उसके बाद इस सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का योजना बना ली, तय कर लिया कि अब इन्हें बख्शना नहीं है। अब ये सरकार में जो एनसीपी है, जो कांग्रेस है और शिवसेना है, इनका क्या संबंध है? ये बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स सिंडिकेट है या वहां जो ड्रग्स का जो भी कुछ चल रहा था या चल रहा है, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। खैर, हम किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, किसी की मानहानि नहीं करना चाहते। लेकिन अभी क्या घटनाएं चल रही है, जो समीर वानखेड़े साहब ने जो रिट पिटीशन फाइल की थी, वो क्या रिट पिटीशन थी? 2 प्रकार है उसके अंदर। एक तो है ये जो एफआईआर उनके खिलाफ दाखिल किया गया, उसे रद्द बातल करने के लिए, कॉशिंग के लिए, एफआईआर कॉश करने के लिए, और दूसरा उनका जो बार कैंसिल करने का आदेश दिया गया उसे रद्द करने के लिए। किस आधार पे किया, वो पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। उनके कोर्ट के अंदर क्या आर्गुमेंट्स होने जा रहे हैं, क्या दलीलें होंगी, किस आधार पे वो कर रहे हैं, वो पूरी अंदर की जानकारी हमारे पास आ चुकी है, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज हाईकोर्ट में इस तरह से हुआ कि कुछ लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन लिया कि कल ये रिट पिटीशन फाइल कर दी गई है और तुरंत 24 घंटे के अंदर इसकी सुनवाई हो रही है। लेकिन तब तक सन्माननीय उच्च न्यायालय ने, सन्माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राय मांगी थी, उनसे जवाब मांगा है आज दोपहर तक देने के लिए कि जो व्यक्ति जांच में सहकार्य करने के लिए तैयार है, कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति के अरेस्ट की यानी गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। तो इसमें गिरफ्तारी होने की संभावना बहुत ही कम दिख रही है वैसे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां ये है कि जो आधार समीर वानखेड़े साहब ने लिया है, उनके वकीलों ने लिया है, उसके हम आपको अंदर की पूरी जानकारियां देने जा रहे हैं। और उससे आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो जाएगा, नजर आ जाएगा, आपको खातिरी पूर्वक समझ में आ जाएगा कि इस केस में भी क्या होने जा रहा है। तो आइए उस जानकारी की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनकी दलील है कि उनके ऊपर यह आरोप था कि वो 17 साल के थे और उन्होंने कुछ जानकारी छुपा करके एक्साइज डिपार्टमेंट से ये बार लाइसेंस लिया FL 3 का। आपको बता दें कि ये उनका ये कहना है इस विषय पर सम्माननीय उच्च न्यायालय के सामने कि उनकी मां जो है वो एप्लीकेंट थी, ये को एप्लीकेंट थे और इनके हस्ताक्षर इनकी मां ने इनसे लिए थे, यानी वो मेजर थी पहले तो एज में। ये बात आपको बता दें। दूसरी बात, उनका ये कहना है कि अगर वो माइनर थे, उस समय 17 साल के थे, तो ये कोई क्रिमिनल कोर्ट में नहीं चल सकता मामला, इसका एफआईआर नहीं बन सकता। इसका विषय जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के सामने रखना चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है। ये उनका दूसरा मुद्दा, उनकी दूसरी दलील है। तीसरी उनकी जो पॉइंट है, जो वो आधार ले रहे हैं कि आज की तारीख में वो पब्लिक सर्वेंट हैं और ऐसे हालात के अंदर जो कानून नियम हैं उस हिसाब से राज्य सरकार ने इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए, यानी आपको बता दें कि ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, ये दर्ज हुई है किसकी तकरार पे, किसकी शिकायत पे? स्टेट एक्साइज की शिकायत पे। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट यानी राज्य उत्पादन शुल्क की शिकायत के ऊपर पुलिस ने ये दर्ज की है एफआईआर।
तो इन्हें एफआईआर दर्ज करने के पहले केंद्र सरकार से सैंक्शन लेना चाहिए था, अप्रूवल लेना चाहिए था। आजकल के नियमों के अनुसार, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है राज्य केंद्र सरकार के, उनकी जो चौथी बात है कि वो FL3 का जो लाइसेंस लेने के लिए जो उम्र की मर्यादा है वो उस रूल्स में कहीं पर भी दी नहीं गई थी, ना ही दी गई है। तो इस वजह से उसमें 17 और 18 साल का या मेजर या नाबालिग होने का कोई संबंध नहीं पैदा होता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय चालू करता है और उसे बेटा या बेटी उसके घर में पैदा हुआ है और ये उन्हें लगता है कि वो बहुत लकी है हमारे लिए, तो वो उन्हें पार्टनर करके ले सकते हैं बिजनेस में। माइनर के लिए उसकी माँ या उसके घर के कोई रिश्तेदार उनके तरफ से पालक करके रह सकते हैं, सिग्नेटरी। तो ऐसा कहीं नियम नहीं है कि कोई नाबालिग है तो वो बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति है। दूसरी, उनका जो एक और आर्ग्यूमेंट थी, वो आर्ग्यूमेंट इस तरह की है कि जब ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने यानी राज्य उत्पादन शुल्क ने जब ये लाइसेंस इन्हें जारी किया गया था, उस समय वहां के कलेक्टर ने जो आदेश दिया था उसे खुद के उस आदेश की यानी 1997 के आदेश की रिव्यू करने का, उन्हें खुद का ही आदेश रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है कानून के अनुसार। तो इस वजह से भी ये कलेक्टर का जो आदेश है ये गैर कानूनी है, इसे सेट असाइड किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। इसके बाद इनकी एक और दलील ये है कि जब 97 में इन्हें ये लाइसेंस FL3 का इन्हें ग्रांट किया गया, इन्हें यानी इनकी माताजी को और इनको, क्योंकि उनका भी नाम उसमें था, इस तरह से सूत्रों से जानकारी आ रही है, और वो 97 से 98 में 1 साल उसका खत्म हो गया। लेकिन ये लाइसेंस मिलने के तुरंत बाद 45 दिन बाद यानी 1.5 महीने बाद इनकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। तो 98 से लेके 2021 तक जब ये रिन्यू किया गया, इसका नूतनीकरण किया गया 21 बार, तो 21 बार करने के बाद में 22वीं बार पे एक्साइज डिपार्टमेंट इस विषय में अड़ंगा नहीं लगा सकता। इसमें बार ऑफ लिमिटेशन है, क्योंकि लाइसेंस देना ये कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है राज्य सरकार का किसी व्यक्ति के साथ में, वो अचानक इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा सकते। क्योंकि जब वो 18 साल के हो गए उसके बाद वो 21 बार उन्हें लाइसेंस मिल चुका है, अब न वो उसे रिन्यू कर सकते हैं, नहीं उसे रिवोक या कैंसिल कर सकते हैं। इस वजह से भी ये कानून के अंदर ये जो आदेश हैं ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद हैं। इसलिए इन्हें सेट असाइड कर देना चाहिए या रद्द कर दिया जाना चाहिए, इस तरह की वो गुहार लगा रहे हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण वो बात बता रहे हैं कि ये जहां तक लाइसेंस का सवाल है, इस विषय में सरकार का यदि ये जो एक्साइज का एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर निकला था, और उसमें ये जो गवर्नमेंट का जो सरकार का जो सर्कुलर है ये 1989 यानी 1990 के 1 साल पहले, उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि 21 साल से नीचे अगर किसकी उम्र हो तो उसे FL3 का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, यानी बार का लाइसेंस। तो ऐसे हालात के अंदर ये सर्कुलर जो है उसे नोटिफाई करना चाहिए था। वो भी आपको बताते हैं सब क्लॉज 2 सेक्शन 139 के हिसाब से, और वो नोटिफाई नहीं किया गया। इसके लिए उसे अमल में लाया नहीं जा सकता, उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। इसके लिए वो सर्कुलर का जो कानूनी वजूद है वो अभी है ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ, यानी वैलिडिटी है ही नहीं उस सर्कुलर की। तो ये सब बुनियादी इसके अंदर कठिनाइयां हैं सरकार के लिए, और इसमें से उन्हें कुछ भी पार करना है, इसके ऊपर जवाब देना बहुत ही मुश्किल जाने वाला है। ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। खैर, सरकार जो चाहती है कि इन्हें गिरफ्तार करके अंदर डाला जाए, तो वो तो लगभग नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने हाईकोर्ट में ये कबूली दी है कि जांच में सहकार्य करने तैयार हैं, और ये जांच में इस सब की जानकारी जब वो रखेंगे, ये सब बातें जब वो रखेंगे अपने बयान में, तो उसमें तो ये तो सीधी सीधी बात है कि इन्होंने ये इस तरह के क्राइम किया, गुनाह किया है, इस तरह का कुछ साबित नहीं होगा। इसे इस केस को क्लासिफाई एक क्लासिफिकेशन करके ए समरी और इसे बंद कर दिया जाएगा, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है प्राथमिक दृष्टि से। तो ऐसे पूरे हालात हैं। ये सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री की अगर पार्टी छोड़ी तो बाकी 2 पार्टियां हैं, वो कुछ इस तरह से हालात कर देती हैं कि लास्ट में थपेड़े खाने पड़ते हैं सरकार को, और उसमें नाम खराब होता है शिवसेना का। और क्योंकि शिवसेना के वहां पर मुख्यमंत्री हैं तो सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे का इसमें बहुत ज्यादा नाम खराब हो रहा है। हमें उनसे उम्मीद है कि वो ये सब में खुद व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दे करके, ये बाकी जो 2 पार्टियां हैं जिनके उल्टे सुलटे कामों की वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनका इमेज, उनके पार्टी का इमेज दांव पे लग चुका है, इसमें वो सुधार लाएंगे, इसमें बदलाव लाएंगे, इस तरह की हमें अपेक्षा है उनसे। खैर, ये पूरी राजनीति के हालात हैं।
एक और मोहित कंबोज वहां पर बताए जा रहे हैं, जिनका कुछ आज बयान आया है कि नवाब मलिक के वहां जो पैर है कोर्ट में मामले में, उनका जो मामला चल रहा था कंटेम्प्ट पिटीशन, उसमें उनके पैर लड़खड़ाते हुए नजर आए। तो नवाब मलिक वही हैं जिन्होंने ये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के विषय में रोज के रोज एक एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बॉलीवुड को बचाने के चक्कर में या उनके साथ में खड़े होते हुए स्पष्ट रूप से ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही थी। अब इस विषय में सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे ये शरद पवार के साथ क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं और किस तरह से ये सब कंट्रोल में लाते हैं ताकि उनकी जो पार्टी है, उनका जो दल है और उनका खुद का एक इमेज है वो बरकरार रहे, इस तरह से मलिन नहीं हो जनता के अंदर। खैर, ये तो इन राजनीतिक नेताओं की खुद की जवाबदारी है। जो चल रहा है अंदर की बातें आपके सामने रखना हमारा मूल कर्तव्य था, नैतिक कर्तव्य था। वो जानकारियां हमने आपके सामने रख दी हैं। आपको ये सब जानकारियां कैसी लगी ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल और महत्वपूर्ण है। आपको अगर ये जानकारियां अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।